हेलो। आज से हम क्या पढ़ने वाले हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स का हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा। अब हमारा बारी है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या करेंगे? अब देखेंगे इसका डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स के साथ कैसा रिएक्शन होता है, बिहेवियर का होता है, क्या रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बनाता है, यही देखना है। अभी हम इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। कुछ सैंपल्स लेंगे मेटल्स का, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम। ये सब सैंपल्स को ले करके इनका हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब हर एक मेटल का क्या बोलते हैं, हर एक मेटल्स को हम रिएक्शन करके तो नहीं देख सकते हैं। मतलब टाइम चाहिए उसके लिए, कर सकते हैं लेकिन टाइम चाहिए। तो हम कुछ सैंपल्स लेंगे, कुछ मेटल्स को लेना है और हम क्या करेंगे, उनका केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देखेंगे कि क्या क्या बिहेवियर है उनका, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं वो। तो सबसे पहले देखना है कि जो मेटल्स होते हैं एयर के साथ कैसा बिहेव करते हैं। मतलब जब भी मेटल्स को हवा में जलाया जाता है, मतलब मेटल्स को जब जलाया जाता है तो क्या जलाया जाएगा उसको, मतलब हवा के प्रेजेंस में हम जला रहे हैं उसको, तब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी 3.8 में क्या हुआ था, हम लोग देखे थे कि मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर विथ डैजलिंग वाइट फ्लेम, डू ऑल मेटल रिएक्ट इन सेम मैनर, लेट अस चेक बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। जैसे कि 3.8 एक्टिविटी जो था उसमें क्या क्या देखे थे, जो मैग्नीशियम था वो बर्न करता था, जलता था। कैसा साउंड आता था? डैजलिंग वाइट फ्लेम आता था। फ्लेम उसका कैसा था? डैजलिंग वाइट टाइप का फ्लेम था। अब हमको देखना है कि मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है। अब हमको क्या करना है कि जितने सारे मेटल्स हैं, क्या सारे मेटल्स इसी तरह से बिहेव मतलब रिएक्शन करते हैं, डैजलिंग वाइट साउंड फ्लेम देते हैं जलने के बाद हवा में, इसको अगर जलाया जाता है तो। अब इस चीज़ को चेक करने के लिए एक एक्टिविटी करना होगा। उस एक्टिविटी मतलब वो कौन सा एक्टिविटी है? 3.9। इसीलिए कहते हैं कि एक्टिविटी को पूरा अच्छे तरह से पढ़ा कीजिए। एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है फॉर साइंस। एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट एक्टिविटी एंड विदाउट एक्सपेरिमेंट साइंस इज़ इम्पॉसिबल। मतलब हम बिना एक्सपेरिमेंट किए ही कैसे किसी चीज़ का पता लगा सकते हैं? नहीं पता लगा सकते। इसीलिए कुछ ना कुछ हमको एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट करना होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि फॉलोइंग एक्टिविटी नीड्स टीचर्स असिस्टेंस, इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वेयर आई प्रोटेक्शन। देखिए, ये जो एक्टिविटी है वो टीचर के प्रेजेंस में होना चाहिए, तो वो आपको गाइड करेंगे तब आप कीजिए। और दूसरा क्या है कि आप आई प्रोटेक्शन के लिए कुछ पहनना पड़ेगा आपको। आँख पे कुछ गॉगल्स लगा लीजिए, कुछ लगा लीजिए, ताकि आपका आँख सेफ रहे। मान लीजिए कभी भी मतलब कोई रिएक्शंस आप मतलब कोई केमिकल आपके आँख में पड़ गया, या फिर कुछ ऐसा रिएक्शन हुआ, एग्जॉस्टिव रिएक्शन हुआ, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट रिलीज हुआ और वो मतलब बहुत ज़्यादा ये एग्जॉस्ट हुआ बाहर। ठीक है, वो हो सकता है आप आँख चेहरा में पड़ेगा। ठीक है, चेहरा खराब, लेकिन आँख खराब हो जाएगा तो आप देख नहीं पाएगा। इसीलिए बोला कि आँख का प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे चेहरा के लिए भी आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं। कुछ सैंपल लेना है ऊपर से, जैसे कि ऊपर में हम लोग क्या 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 सैंपल बोले थे। यहाँ पे देखिए, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, ये सब है। ठीक है, अब क्या करना है, ये होल्ड एनी सैंपल्स टेकन अबव विथ अ पेयर ऑफ टंग्स एंड ट्राई बर्निंग ओवर फ्लेम। जैसे कि पकड़ने वाला रहता है, चिमटा टाइप का रहता है। ठीक है, उससे आप पकड़िए कुछ, जितना जो मेटल हम उसका मेटल का भी, जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम, कुछ भी ले लेना है मेटल, और उसको पकड़ के ऐसे जो जलते रहेगा उसमें रख देना। उसमें जो मतलब एक फ्लेम जल रहा है उसके ऊपर ऐसे रखना है। रखने के बाद पता चलेगा। अब क्या करना है कि ये आपको करना है कि सब सारा मेटल के साथ ऐसा करना है। क्या करना है कि एक मेटल को हम जलाएं तो उसका जो प्रोडक्ट बना, जो भी प्रोडक्ट बना, राख चाहे कुछ भी बना, उसको कलेक्ट करना है। हर एक मेटल के साथ यही काम करना है। सब मेटल का मतलब जलाना है, उसको सबका प्रोडक्ट को कलेक्ट करना है। अब क्या करना है, लेट द प्रोडक्ट ऑफ मेटल सरफेस कूल डाउन। अब जो प्रोडक्ट मेटल का जो प्रोडक्ट है उसको ठंडा होने दो। शुरू में रहता है तो क्या रहता है, गर्म रहता है, उसको ठंडा होने दो। ठीक है, अब आपका जो सवाल उठता है वो क्या है कि यहाँ पे सवाल है कि जब आप अलग अलग मेटल्स को जला करके देखें। सवाल ये है कि कौन सा मेटल इजीली जल जाता है। ठीक है, ये है, व्हाट फ्लेम कलर डिड यू ऑब्जर्व व्हेन मेटल बर्न्ड। जब मेटल को हम जला रहे थे तो कौन कौन सा कलर दिख रहा था, फ्लेम का कलर कैसा था। हर एक मेटल का कलर भी आपको ऑब्जर्व करना है, और ये भी देखना है कि कौन सा मेटल जल्दी जल जाता है, बर्न हो जाता है।
हाउ डज मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग, जब मेटल का जो सरफेस है जलने के बाद कैसा दिखता है आपको, इतना ये सारा सब चीज़ क्या है, ऑब्जर्वेशन है, सारे मेटल्स का अलग अलग हो सकता है। अरेंज द मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, आर द प्रोडक्ट सोल्यूबल इन वाटर। अब देखिए यहाँ पे क्या सवाल है कि जितना भी मेटल आपको, जैसे कि आप एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं, तो सारे मेटल्स को अरेंज करना है क्या, रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे कि जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है उसको सबसे पहले रखना है, सबसे कम है उसको लास्ट में रखना है। अब कैसे पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है। यहाँ पे एक सवाल था कि विच मेटल्स बर्न्स इजीली, जो मेटल्स बहुत इजीली जलते हैं वो ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसलिए बहुत जल्दी ही जल जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ बहुत तेज़ी से जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं, जब भी उसको थोड़ा सा हीट दिया जाता है तो जल जाते हैं। और जो बहुत ईजिली नहीं जलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं बहुत कम रिएक्टिव होता है। इसी को अरेंज करना है। अब और एक क्वेश्चन है कि आपको ये भी ऑब्जर्व करना है जो उसका प्रोडक्ट बन रहा है उसको जल में, वाटर में सॉल्यूबल करके देखना, इफ़ दे आर सॉल्यूबल और नॉट। ठीक है, यहाँ पे इसका कंक्लूजन है। कंक्लूजन हम लोग तो एक्सपेरिमेंट को हम लोग करके देखे नहीं है, लेकिन कंक्लूजन लिखा हुआ है, इन्होंने करके रखा है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, मतलब मैक्सिमम जो मेटल होते हैं, वो कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। तो इसका इक्वेशन किस तरह से लिखा जाएगा, हमने क्या किया, मेटल को लिया, ठीक है, और उसमें क्या किया, ऑक्सीजन के साथ मेटल रिएक्ट करता है। कैसे करता है, यहाँ पे जैसे कि हम बोल रहे हैं कि जला रहे हैं तो हम बोलेंगे मेटल को लिए और आग को लिए, ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए किस चीज़ का जरूरत होता है, ऑक्सीजन का होता है। तो देखा जाता है, मतलब होता क्या है ये समझिए, जब भी कोई चीज़ जलता है ना तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। जैसे मेटल है, डायरेक्ट इसको ऑक्सीजन के साथ रखा गया था तो ये रिएक्शन नहीं कर रहा था, लेकिन उसको थोड़ा हीट दिया गया तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है एक्साइटेड स्टेट में आए और इसके साथ रिएक्शन कर गए ऑक्सीजन के साथ। इसीलिए हम लिखते हैं मेटल प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों में रिएक्शन होता है। वहाँ आग और मेटल में रिएक्शन नहीं होता, मेटल और ऑक्सीजन में रिएक्शन होता है, इसीलिए लिखते हैं मेटल और ऑक्सीजन, इसका दोनों का कंजप्शन होता है और क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर 2 ऑक्साइड अब ब्लैक ऑक्साइड। जब कॉपर को हम जलाते हैं तो क्या बनाता है, कॉपर 2 ऑक्साइड बनाता है। ये कैसा रहता है, इसका कलर ब्लैक रहता है। ये पूछ देगा, यहाँ से ये इसको हाईलाइट कर दिया जा रहा है। ये सवाल पूछा जा सकता है कि इसका कलर क्या हो सकता है, तो ये इसका होता है ब्लैक कलर का होता है। सिमिलरली एल्युमिनियम फॉर्म्स एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम को जला के देखे तो क्या बनाया, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाया। अब देखते हैं कि रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 2 हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कॉपर ऑक्साइड जो था हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करता था। वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। जैसे कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड या फिर ये बना मेटल ऑक्साइड, जितना भी मेटल ऑक्साइड है सब क्या होता है, बेसिक होता है। ठीक है, बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड सो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। यहाँ पे देखिए ये बहुत क्या बोलते हैं, वी हैव लर्नड, यहाँ से हम क्या करते हैं, ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ये कर देते हैं। ठीक है, क्या है कि जैसे कि हमने पढ़ा था कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं सारे बेसिक होते हैं, लेकिन कुछ कुछ मेटल हैं जिसका ऑक्साइड, जैसे एल्युमिनियम एगो मेटल हो गया, जिंक मेटल हो गया, इन लोग का जो ऑक्साइड होता है ना वो दोनों नेचर शो करता है, एसिडिक भी शो करता है और बेसिक भी बिहेवियर शो करता है, दोनों। सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल बेसेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो ऐसा इसका जवाब होगा कि ऐसे मेटल्स जो एसिड के साथ भी अभिक्रिया करते हैं या फिर बेस के साथ भी रिएक्शन करेंगे, दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। अगर एसिड के साथ रिएक्शन किए तो भी वो सॉल्ट वाटर बनाएंगे, बेस के साथ रिएक्शन किए तो भी सॉल्ट और वाटर बनाएंगे, तो उसी को क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स इन बोथ फॉलोइंग मैनर विथ एसिड एंड बेसिस। एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या करता है, दोनों मैनर में रिएक्शन करता है, एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है और बेसिस के साथ भी रिएक्शन करता है। Al2O3 प्लस 6HCl, तो क्या बनाएगा, AlCl3 प्लस 3H2O। देखिए यहाँ पे AlCl3 क्या है, आपका सॉल्ट है, सोडियम, और ये बना रहा है वाटर। ठीक है,
अब Al2O3 2NaOH क्या कर रहा है, बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है। अब बेस के साथ भी रिएक्शन करके आपका ये सॉल्ट बना रहा है प्लस वाटर बना रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एसिड और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है, सॉल्ट और वाटर बनाता है। इसी को बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, याद रखना होगा। ये एग्जाम में पूछ देगा, 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का, एक डिफिनेशन भी लिखने के लिए बोल सकता है, प्लस एग्जाम्पल भी दे देगा। तो बहुत ईजी है कि कोई भी इससे रिएक्शन करा के दिखा दो। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दिस डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कलीज। जो मोस्ट मेटल, जो मैक्सिमम जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, वाटर में नहीं घुलते हैं। लेकिन कुछ मेटल्स जो होते हैं जो वाटर में घुलते हैं वो क्या बनाते हैं, अल्कलीज बनाते हैं। तो सब मेटल नहीं घुलते हैं, कुछ जो मेटल होते हैं, बहुत कम मेटल होते हैं जो घुलते हैं। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस अल्कलीज एज फॉलो। जैसे कि एग्जाम आपको मतलब पूछ देगा कि व्हाट आर द मेटल्स दैट डिजॉल्व इन वाटर, तो आपको बोलना होगा सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। ये सब क्या है, मेटल ऑक्साइड है, वाटर में डिजॉल्व होते हैं। तो इसको हम टिक करके रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टिक कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए Na2O और H2O क्या हो रहा है, Na2O क्या है, सोडियम ऑक्साइड है, ये क्या है, मेटल का ऑक्साइड है, और किसमें वाटर में सॉल्युबल होकर क्या बना रहा है, NaOH, ठीक है, ये बना रहा है, अल्कलीज है ये, इसी को बोलते हैं अल्कली। अल्कलीज किसको बोलते हैं, जो भी मतलब जो भी एसिड होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको अल्कलीज बोल सकते हैं हम लोग। मेटल का ऑक्साइड जैसे कि हाइड्रोक्साइड, एसिड सॉरी बेसिस, मेटल हाइड्रोक्साइड। K2O ये भी क्या है, पोटेशियम ऑक्साइड है, ये भी पानी के साथ इसको घुलाया गया तो KOH बनाया, ये अल्कलीज है, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा ऑब्जर्वेशन क्या था। जैसे कि यहाँ पे क्या है, वी हैव ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 3.9 दैट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट सेम रेट। हाँ, जैसे कि इसका ऑब्जर्वेशन 3.9 जो एक्टिविटी था उसका ऑब्जर्वेशन क्या था, जितना भी मेटल होता है सारे मेटल्स इक्वल रेट से, एक ही तरह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। कैसे पता चला था कि हम देखे थे कि मेटल्स को हम जला के देख रहे थे, तो कुछ मेटल थे कि बहुत इजीली जल जा रहे थे, बहुत तेज़ी से जल रहे थे, कुछ मेटल थे कि बहुत धीमे जल रहे थे। इसका मतलब यही हुआ कि जो कुछ मेटल हैं कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं ऑक्सीजन के साथ, कुछ मेटल बहुत कम रिएक्टिव हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे मेटल इक्वल रेट से रिएक्ट नहीं करते, सेम रेट से रिएक्शन नहीं करते। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट एक्टिविटीज़ टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अलग अलग मेटल अलग अलग एक्टिविटी दिखाते हैं ऑक्सीजन की तरफ, मतलब अलग अलग तरह से रेट से रिएक्शन करते हैं। Metals such as potassium and sodium react so vigorously that they catch fire in if kept in open। अब देखिए दो मेटल है, कौन कौन सा है, पोटेशियम और सोडियम जो मेटल है ये बहुत ज़्यादा ही हाईली रिएक्टिव होता है, तो इसको बाहर खुले में नहीं रखा जाता है। खुले में क्यों नहीं रखा जाता है, खुले में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है और इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ऐसे अगर बाहर रख दीजिएगा इसको तो क्या करेगा कि ये बाहर से रिएक्शन करके और क्या करेगा, आग लग जाएगा उसमें, ठीक है, बिना आग लगाए आग लग जाएगा, इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सोचिए। तो हेंस तो ये भी पूछ देगा सवाल में कि दो ऐसे मेटल्स का नाम बताए जिसको खुले में रखने पे क्या आग पकड़ लेगा। तो ये हो गया पोटेशियम और सोडियम, ये एग्जाम में पूछ देगा, इसको हाईलाइट करके रख दिया। हेंस टू प्रोटेक्ट देम एंड प्रिवेंट एक्सीडेंशियल फायर दे आर केप्ट इमर्ज्ड इन इरोसिन ऑयल। अब देखिए इसको पूछ देगा सवाल कि केरोसिन ऑयल में हम क्यों रखते हैं, किसको रखते हैं, सोडियम और पोटेशियम जो मेटल हैं इनको हम केरोसिन में रखते हैं, क्या है इसके पीछे कारण। इसीलिए इसको रखा जाता है क्योंकि इसको अगर खुले में रखा जाएगा तो धड़ाम से आग लग जाएगा, और धड़ाम से जहाँ आग लगेगा अगल बगल में वो सारी चीज़ों को नुकसान पहुँचा सकता है। इसीलिए इसको प्रोटेक्शन के लिए हम जहाँ इसका ऑक्सीजन का प्रेजेंस कम है, जहाँ ऑक्सीजन नहीं है वैसा जगह में रखते हैं, तो वो केरोसिन ऑयल में हम रख देते हैं, आसानी होता है इसीलिए। अब क्या है कि एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आर कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। अब ऑर्डिनरी टेम्परेचर में क्या होता है कि जैसे कुछ मेटल है, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड है, इनका जो सरफेस होता है वो कवर हो जाता है, ठीक है। जैसे आप मेटल का कभी देखे होंगे, जैसे कि तांबा वामा को देखते हैं तो उसका सरफेस में क्या होता है, चमक, मतलब किसी भी मेटल का चमक चला जाता है, मतलब क्या होता है उसके सरफेस में कुछ कवरिंग आ जाता है। हम लोग क्या करते हैं उसको साफ करते हैं,
तो उसी तरह से ये भी ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है किस किस में, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ये सब का मेटल के ये कुछ ऑर्डिनरी टेम्परेचर में इनका सरफेस पे। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। अब जो ये ऑक्साइड लेयर जो बनता है वो प्रोटेक्ट करता है मेटल को, किससे, आगे कुछ ऑक्सीडेशन होने से बचाता है इसको, ठीक है। तो ये सारा जितना सारा पॉइंट है सब इम्पोर्टेंट है इसमें। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फीलिंग्स बर्न विगरसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन फ्लेम ऑफ बर्नर। देखिए आयरन को, जैसे कि लोहा जो होता है उसको अगर ऐसे डायरेक्ट हम जलाते हैं, जैसे कि मेरे पास आयरन का कुछ भी मटेरियल है उसको हम ऐसे डायरेक्ट जलाते हैं तो नहीं जलता है, लेकिन उसी आयरन को छोटा छोटा पीस में तोड़ देना, जैसे कि चीनी नमक नहीं होता, नमक जैसा टुकड़ा में कर दीजिएगा, नमक का जितना साइज होता है, जितना चीनी का साइज होता है उस साइज में अगर कर दीजिएगा और उसको जो फ्लेम रहता है जलते रहता है उसमें ऐसे फेंकिएगा ना तो बहुत धड़ाम से जलेगा, बहुत विगरसली जलता है। तो ये चीज़ याद रखना होगा। तो इसको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछ देगा। कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कोटेड विथ अ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। जो सिल्वर और गोल्ड होता है वो रिएक्शन करता ही नहीं है किसी भी चीज़ के साथ, ऑक्सीजन के साथ कभी रिएक्शन करता है मतलब जलेगा नहीं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देंगे फिर भी नहीं जलता है। और कॉपर भी नहीं जलता है तो उसको हम क्या करते हैं, जो बड़े बड़े हॉट मेटल होते हैं उसको हम इससे कॉट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है डिड यू नो, डू यू नो, कुछ आप मतलब क्या आप जानते हैं, कुछ जानकारी आपको देना चाहता है NCERT। तो इसमें क्या है, एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। आपसे सवाल पूछ देगा व्हाट इज एनोडाइजिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम ऑक्साइड लेयर बनाते हैं एल्यूमिनियम का, ठीक है, एक थिक ऑक्साइड लेयर बनाते हैं एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम डेवलप्स अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। जब एल्यूमिनियम को हम एयर में छोड़ देंगे, हवा में छोड़ देंगे, तो एक थिन ऑक्साइड का लेयर बैठ जाएगा उसमें। द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव्ड फर्दर बाय मेकिंग ऑक्साइड लेयर थिकर, ठीक है। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड एंड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जो क्लीन एल्यूमिनियम रहता है उसको हम एनोड बना देते हैं, ठीक है, और उसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइज करते हैं। कौन सा एसिड डालते हैं उसमें, इलेक्ट्रोलाइसिस हम पढ़ाए थे पहले, तो उसमें हम क्या कौन सा एसिड डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। द ऑक्सीजन गैस इवॉल्व एट द एनोड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम टू मेक इट थिकर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। जैसे कि उससे जो भी ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है वो उसके सरफेस में बैठ जाता है, एल्यूमिनियम के सरफेस में, और उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव बना देता है। प्रोटेक्टिव बनाने का मतलब क्या हुआ, उसमें ऑक्साइड अगर पहले बैठ गया है और बाहर से कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, क्यों, ऑक्साइड जो होता है वो उसको प्रोटेक्ट करता है एल्यूमिनियम के सरफेस तक किसी भी बाहरी ऑब्जेक्ट को पहुंचने के लिए, बाहरी मटेरियल को पहुंचने के लिए। अगर कोई बाहरी मटेरियल है और एल्यूमिनियम का सरफेस तक पहुंचेगा ही नहीं तो कैसे उसके साथ रिएक्शन करेगा, यही काम करता है ऑक्साइड, उसको बचा लेता है। दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड ईजिली टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल एंड अट्रैक्टिव फिनिश। अब इसी ऑक्साइड लेयर से हम डाइंग करते हैं, मतलब अट्रैक्टिव लुक देने के लिए उसको हम कलर वगैरह करते हैं। After performing activity 3.9, you must have observed that sodium is most reactive of the sample of the metal taken here. सोडियम जो बहुत ज़्यादा ही रिएक्टिव होता है, हम देख लिए हैं यहाँ पे सैंपल, क्योंकि सोडियम को इसे खुले आसमान में हवा में नहीं रख सकते हैं, रखेंगे तो इतना भयानक रिएक्शन होगा कि आग लग जाएगा, सोच रहे हैं। तो मोस्ट रिएक्टिव हो गया सोडियम। द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज लेस विगरस इम्प्लाइंग दैट इट इज़ नॉट रिएक्टिव एज सोडियम। तो मैग्नीशियम का रिएक्शन होता है मतलब बहुत कम विगरस होता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये सोडियम से कम रिएक्टिव है, ठीक है। बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड व्हाट रिएक्टिविटी ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर एंड लीड, ठीक है। अब देखिए एक सवाल ये भी है कि जो इसको ऑक्सीजन में हम जला रहे थे तो ये हमको डिसाइड नहीं कर रहा था कि इसका रिएक्टिविटी क्या है, ठीक है। जिंक का, कॉपर का, लेड का, इनका रिएक्टिविटी हमको पता नहीं चला। Let us see some more reaction to arrive the conclusion about the order of reactivity of this metal. अब देखिए कि ये सब मेटल कौन कौन से मेटल थे, जिंक, आयरन, कॉपर और लेड जो थे, इनके मतलब इनका हम रिएक्टिविटी हमको पता नहीं कर पा रहे थे जला करके।
अब हमारे सामने एक सवाल ये उठता है कि अब रिएक्टिविटी पता नहीं कर पा रहा है तो क्या करना होगा। दूसरा रिएक्शन करते हैं, दूसरा एक्टिविटी करते हैं, दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं इनका कंक्लूजन में पहुंचने के लिए इनका रिएक्टिविटी क्या है। अब देखते हैं कि यहाँ पे अगला जो टॉपिक है वो क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। अब देखते हैं कि मेटल को जब भी हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या हमको मिलेगा, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, क्या होता है, देखना होगा। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंट। यहाँ भी बोला जा रहा है कि आप टीचर का असिस्टेंस लीजिए, मतलब हेल्प लीजिए, तभी ये एक्टिविटी को कीजिए। कलेक्ट द सैंपल ऑफ सेम मेटल इन एक्टिविटी 3.9। एक्टिविटी 3.9 में जितना मेटल्स को आप लिए थे वही मेटल्स को फिर से लीजिए, ठीक है। पुट स्मॉल पीसेस ऑफ सैंपल्स सेपरेटली इन बीकर हाफ फिल्ड विथ कोल्ड वाटर। अब देखिए कुछ मेटल्स का जो पीस होता है एक सेपरेट बीकर में रखना है, उसमें क्या रखना चाहिए, आधा भरा हुआ रहना चाहिए, कैसा, कोल्ड वाटर से, ठंडा पानी से भरा हुआ रहना चाहिए वो बीकर। Which metal reacts with cold water? Arrange them in increasing order of their reactivity with cold water। अब क्या करना है कि जैसे कि आप देखिए कि इसको कोल्ड वाटर के साथ हम रिएक्शन करा रहे थे तो सारे मेटल्स को करा के देख लेना है। अब देखना है कौन सा मेटल है कि कोल्ड वाटर है उसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ठंडा पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है, और उसको रिएक्टिविटी के आधार पर उसको अरेंज कर देते हैं। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव को यहाँ रखें, उसके बाद रिएक्टिव उससे कम वाला को यहाँ रखें, उससे कम वाला को यहाँ, इस तरह से हमको रखना है। डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर। सवाल आपसे ये है कि कोई भी मेटल अगर उसको हम वाटर में डालें तो फायर हुआ, आग प्रोड्यूस किया या नहीं, ये ऑब्जर्वेशन है, आपको ऑब्जर्व करके देखना है। अगला सवाल है डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम्स। अब ये भी सवाल है कि क्या कोई मेटल वाटर में तैरने लगे कुछ समय के बाद, ये भी है। Put the metal that did not react with cold water in beaker half filled with hot water। अब जैसे कि आप लोग क्या किए थे कि सब मेटल्स को, सारे मेटल्स को आप कोल्ड वाटर में रख के देखे थे। अब क्या करना है कि जितना मेटल जो था वो रिएक्शन नहीं किया, जो मेटल रिएक्शन नहीं किया ठंडा पानी में, उसको गर्म पानी में करा के देखते हैं। वही रिएक्शन को करना है, वहाँ पे पानी गर्म रहना चाहिए, हॉट वाटर रहना चाहिए, अब वहाँ पे रिएक्शन करा के देखते हैं। For the metal that did not react with hot water, arrange the apertures shown in figure 3.1। Observe that their reaction with steam। अब क्या करना है कि जो मेटल अब गर्म पानी में भी रिएक्शन नहीं किया उसको अब स्टीम के साथ रिएक्शन करा के देखते हैं, भाप के साथ, पानी के भाप के साथ। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पानी का टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं। पहले क्या किया, सबसे कम टेम्परेचर में देखें कौन कौन से मेटल रिएक्शन करते हैं, उसके बाद देखें कि उसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ाएं, हॉट वाटर। उसके बाद फिर उसमें भी जो मेटल रिएक्शन नहीं किया उसको स्टीम में हम रिएक्शन करा के देखते हैं, जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है उसमें। विच मेटल डिड नॉट रिएक्ट इवन विथ स्टीम। अब ये भी जो मेटल स्टीम के साथ भी रिएक्शन नहीं किया वो कौन सा मेटल है। अरेंज द मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ वाटर। अब क्या करना है कि जितने भी मेटल हैं उनको आपको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ वाटर। अब कैसे कीजिएगा बताइए। तो आपके पास सवाल ये उठता है कि कुछ मेटल की ठंडा पानी में रिएक्शन किए, कुछ मेटल गर्म पानी में, कुछ मेटल स्टीम में, कुछ मेटल किसी में भी नहीं किए, तो इसको अरेंज कैसे कीजिएगा वाटर के साथ रिएक्टिविटी के लिए। तो देखिए नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है पानी का, वाटर का, वो क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है जिसमें पानी ज़्यादा गर्म नहीं होता ना ठंडा भी ज़्यादा नहीं होता है, क्या होता है, नॉर्मल रहता है। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे अरेंज करें। तो जब देखेंगे कि नॉर्मल टेम्परेचर में वाटर का जब नॉर्मल टेम्परेचर रखा जा रहा है तब कौन से मेटल रिएक्शन कर रहे हैं उनको सबसे पहले रखेंगे, वो ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। अब पानी को जो गर्म करने पे हम जो मेटल रिएक्शन कर रहे हैं उसको बाद में रखेंगे और सबसे लास्ट में रखेंगे जो स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं बताइए। तो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा वो नॉर्मल पानी के साथ रिएक्शन कर लेगा, नॉर्मल टेम्परेचर के साथ रिएक्शन कर लेगा। लेकिन कुछ कुछ मेटल बहुत नखरा करते हैं, उनको क्या चाहिए, स्टीम चाहिए भैया, स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो बहुत कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो उसको, और जो मेटल सबसे कुछ के साथ नहीं किया, मतलब तीनों के साथ रिएक्शन नहीं किया, तो वो लास्ट में रखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सेटअप बनाया गया एक्सपेरिमेंट का। तो यहाँ पे क्या किया गया है, जैसे एक ट्यूब लिया गया है, यहाँ कॉर्क से बंद कर दिया गया, यहाँ से पाइप कनेक्ट करके और पानी यहाँ पे पानी के साथ ऐसे करके रख दिया गया है। अब यहाँ पे क्या किया, मेटल्स को डाल दिया गया है और यहाँ पे क्या, ग्लास वुड सोक्ड इन वाटर, ग्लास वुड को यहाँ पे रखा गया है और नीचे से गर्म किया जा रहा है, ठीक है। मेटल का सैंपल है, देखिए स्टीम के साथ कैसे गर्म किया जा रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं।
कोई भी मेटल को स्टीम के साथ रिएक्शन कराने के लिए देखिए बहुत क्या बोले मतलब दिमाग लगाया है। यहाँ पे क्या किया है कि एक ग्लास का वुड रख दिया है, उसको क्या किया है कि पानी उसमें रहना चाहिए, ठीक है। इसमें अगर पानी है तो यहाँ से क्या किया जा रहा है कि यहाँ से अति किया जा रहा है, मतलब क्या किया जा रहा है, हाँ तो इसका रिएक्शन कराने के लिए स्टीम के साथ मेटल को रिएक्शन कराने के लिए मेटल सैंपल को डाल दिया यहाँ पे सर, इस तरह सेटअप किया है। अब इसको गर्म किया जा रहा है तो यहाँ का जो पानी है स्टीम में कन्वर्ट होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा तो किधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा तो मेटल यहाँ पे है, इस रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद कुछ गैस रिलीज होगा यहाँ से, वो गैस यहाँ से आके यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बुलबुला बनेगा, ये क्या होगा, हाइड्रोजन गैस होता है। इतना सारा सेटअप किया गया है। अब यहाँ से कंक्लूजन में आते हैं, मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ से क्या पता चला कि मेटल जो होते हैं वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या क्या बनाते हैं, मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं और उसके साथ साथ हाइड्रोजन का गैस बनाते हैं। मेटल ऑक्साइड दैट आर सोल्यूबल इन वाटर डिजोल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। जो भी मेटल ऑक्साइड वाटर में सोल्यूबल होते हैं वो फिर से पानी में घुल जाते हैं, जो बनने के बाद वाटर में वो फिर से क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे रिएक्शन को दिखा दिया, मेटल और वाटर को रिएक्शन करा तो मेटल ऑक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन बना रहा है। और वही मेटल ऑक्साइड क्या होता है, जो अगर वाटर में सोल्यूबल है ये मेटल ऑक्साइड, अगर इफ दिस मेटल ऑक्साइड इज सोल्यूबल इन वाटर देन इट विल अगेन रिएक्ट विथ वाटर एंड फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। देयर विल बी 2 रिएक्शंस बिटवीन देम। वाटर के साथ 2 रिएक्शन हो जाएगा वहाँ पे, एक तो मेटल के साथ वाटर का रिएक्शन हुआ तो मेटल ऑक्साइड बना दिया और हाइड्रोजन बना दिया। अब क्या होगा, मेटल ऑक्साइड जो है वाटर के साथ अगर सोल्यूबल है मेटल ऑक्साइड तो वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड बना दिया। मेटल लाइक पोटेशियम सोडियम रिएक्ट्स violently in cold water. In case of sodium and potassium, the reaction is so violent and exothermic that evolved hydrogen immediately catches fire. देखिए ठंडा पानी में कौन कौन सा मेटल रिएक्शन करता है, पोटेशियम और सोडियम। इनका जो रिएक्शन होता है इतना वायलेंट होता है कि इससे जो रिलीज H2O होता है, जो हाइड्रोजन गैस होता है, वो इमीडिएटली क्या बोलता है, फायर पकड़ लेता है, आग लग जाता है, आग पकड़ लेता है। यहाँ पे देखिए मेटल है और साथ रिएक्शन किया तो क्या बना, मेटल ऑक्साइड, फिर हाइड्रोजन गैस और हीट रिलीज करता है। इनका रिएक्शन बहुत ज़्यादा ही एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है, हीट बाहर आता है उसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट अंदर देना पड़ता है, जैसे कि किसी में आग देना पड़ रहा है तो उसमें हीट देना पड़ रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में पढ़ा चुके हैं। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट। कैल्शियम को अगर वाटर से रिएक्शन में कराया जाती है बहुत कम वायलेंट होता है, मतलब उसके कंपेरिजन में हीट इन्वॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू रिएक्ट टू कैच फायर। हाइड्रोजन का मतलब इसके साथ जो हीट रिलीज होता है वो फायर करने के लिए इतना सफिशिएंट नहीं होता है। जैसे कि हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन फ्यूल है, वो कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इसका एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होता है। इसको एरोप्लेन रॉकेट वगैरह में रॉकेट में इस्तेमाल किया जाता है। तो जिससे जैसे इसमें देखिए हीट और हाइड्रोजन दोनों रिलीज हो रहा है, ठीक है, ये इसमें रिएक्शन में तो किसके साथ, पोटेशियम और सोडियम के साथ। तो हीट और हाइड्रोजन गैस दोनों रिलीज हो रहा है तो हीट इतना ज़्यादा रहता है कि हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेता है। लेकिन कैल्शियम में उतना रिएक्शन वायलेंट नहीं होता है तो आग नहीं पकड़ता है। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू सरफेस ऑफ देयर मेटल। देखिए यहाँ पे एकदम बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जैसे कि आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या कुछ समय बाद कुछ मेटल्स तैरने लगे पानी में, तो उसका जवाब हाँ है। कुछ मेटल्स होते हैं वो पानी में तैरते हैं। कैसे क्यों तैरते हैं, उसके पीछे कारण ये है कि हम जानते हैं कि सारे मेटल्स होते हैं जब भी उनको पानी के साथ रिएक्शन कराया जाए, वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन गैस रिलीज किए तो यहाँ पे हम देखे थे पोटेशियम और सोडियम के केस में क्या होता था कि हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता था और हीट भी रिलीज होता था, और जो हाइड्रोजन गैस रहता था वो जल के ख़त्म हो जाता था। क्या है, ख़त्म हो जाता था, इतना ज़्यादा हीट रहता था कि हाइड्रोजन गैस को जला देता था। लेकिन कैल्शियम के केस में ऐसा नहीं है, यहाँ ज़्यादा हीट रिलीज नहीं होता है तो हाइड्रोजन गैस है वो जलता नहीं, वो तो रह जाता है उसी में। और क्या होता है कि पानी अति जो सरफेस है उससे कैल्शियम के मेटल का उसके साथ चिपक जाता है। अब चिपकने के बाद क्या करता है ये देखिए, जैसे कि आप देखिएगा कि कोई भी मेटल है उसमें आप बैलून बांध दीजिए, बैलून, ठीक है।
हवा का डेंसिटी बहुत कम होता है, इसीलिए वो बाहर आना चाहता है, और जो जिसका डेंसिटी ज़्यादा रहता है वो ऊपर जाना चाहता है। जैसे कि वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है हवा से, तो ऊपर नीचे जाना चाहेगा। तो जो बबल्स रहता है, बबल्स बनता है हाइड्रोजन का गैस का बबल, वो गैस रहता है तो वाटर का डेंसिटी कम होता है, चिपक जाता है, इसीलिए ऊपर रहता है, तैरने लगता है ये कैल्शियम सरफेस में चिपक जाता है और वो तैरने लगता है। तो हम लोग बोलते हैं कि एक अजूबा हो गया, मतलब मेटल जो है वो पानी में तैर रहा है, जबकि वो तैरता किस लिए, क्योंकि उसमें जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स है चिपके हुए रहते हैं, उसकी वजह से तैरता है। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम को रिएक्शन कराया जाता है, वो रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है। इट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टेटिंग ऑन इट्स सरफेस, ये भी तैरने लगता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस का बबल होते हैं, इसमें भी चिपके रहते हैं जो उसको तैराते हैं। मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, तो यहाँ पे एक सवाल, जैसे कि ये आपसे पूछ देगा कि क्यों तैरते हैं, ठीक है, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि क्यों कैल्शियम है और ये तैरते हैं पानी में, मेटल्स क्यों तैरते हैं, तो ये जवाब आपको देना पड़ेगा। मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विथ कोल्ड और हॉट वाटर बट दे रिएक्ट विथ स्टीम। आयरन है, जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठंडा पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ना ही गर्म पानी के साथ करता है। ये किसके साथ रिएक्शन करता है, ये स्टीम के साथ रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे देखिए Al एल्युमिनियम, रिएक्शन को ऐसे लिखना है, ये सॉलिड है, H2O क्या है, गैस है, स्टीम को हम क्या बोलते हैं, गैस होता है, इसीलिए यहाँ जी लिखे हैं। एल्युमिनियम जो ऑक्साइड बना है ये सॉलिड बनता है और H2 गैस बनता है, ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया। मेटल्स है जैसे लीड कॉपर, ये है देखिए, ये रिएक्शन करता ही नहीं है कभी भी, तो इसको एग्जाम में पूछ देगा आपसे कि कौन से ऐसे मेटल है जो रिएक्शन नहीं करते हैं, तो लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब मेटल्स हैं जो कभी भी रिएक्शन नहीं करते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने जो आता है, जब मेटल्स को हम एसिड्स के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट्स विथ एसिड। सारे एसिड्स के साथ मेटल्स को हम रिएक्शन करा रहे हैं, अब उसको भी एक्टिविटी करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, दोनों को रिएक्शन कराया गया तो क्या बना, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। बट ऑल मेटल्स रिएक्ट इन सेम मैनर और नॉट। ये सवाल फिर से उठ गया कि क्या सारे मेटल्स एक ही तरह से रिएक्शन करते हैं, एक ही मैनर में रिएक्शन करते हैं, पता नहीं है हमको। तो इसको पता करने के लिए फिर से एक रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब फिर से एक एक्टिविटी कर रहे हैं। कलेक्ट ऑल द मेटल सैंपल्स एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम अगेन। सारे मेटल्स को लेना है, क्यों लेना है, सोडियम पोटेशियम क्यों छोड़ देना है, क्योंकि ये मेटल्स बहुत ज़्यादा ही रिएक्टिव होते हैं। इफ मेटल्स आर टार्निश्ड रब देम क्लीन विथ सैंड पेपर, मतलब अगर मेटल्स में कुछ लगा हुआ है तो उसको रब करो, साफ करो, एकदम बहुत क्लीन करो ताकि वो रिएक्शन करे, ठीक है। पुट अ सैंपल सेपरेटली इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब बहुत सारे टेस्ट ट्यूब ले लें, 3-4 टेस्ट ट्यूब ले लिए, सब में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिए, डाइल्यूट एसिड डालें, मेटल्स को डालें, अलग अलग मेटल्स को डाल के देख रहे हैं, उसमें चेक कर रहे हैं। सस्पेंड थर्मोमीटर इन द टेस्ट ट्यूब सो दैट देयर एयर बल्ब आर डिप्ड इन द एसिड। अब इसको क्या करना है, सब में थर्मोमीटर लगा देना है, सब में ससुरा के थर्मोमीटर लगा दिए, अब चेक कर रहे हैं। ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल केयरफुली। अब आपको देखना है कि बबल जो बन रहा है कितना रेट बन रहा है, रेट ऑफ मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड में कितना बबल बन रहा है। 1 सेकंड में अगर किसी में 5 बना तो 1 सेकंड किसी में 6, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल, मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन मतलब टाइम के साथ कितना बबल बन रहा है। ऑब्जर्व द रेट ऑफ विच मेटल रिएक्ट्स विगरसली विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा मेटल जो था वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन किया। विच मेटल डिड यू रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर। कौन से मेटल में टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हुआ, मतलब रिएक्शन करने के बाद, ये सब ऑब्जर्व करना है। अरेंज द मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। मेटल्स को अरेंज करना है क्या, उनका रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर पे, मतलब सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव को पहले रखना, उसको कम से, उसी तरह से सबको अरेंज कर देना। राइट द इक्वेशन ऑफ रिएक्शंस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट अभी जो भी रिएक्शन करा के देखें उनका इक्वेशन लिख देना है सारे मेटल्स का, ठीक है। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड।
अगर मेटल्स को हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है, इवॉल्व नहीं होता है। इट इज़ बिकॉज HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस H2O प्रेजेंट प्रोड्यूस्ड टू वाटर। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब जैसे भी नाइट्रिक एसिड होते हैं उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि HNO3 जो होता है बहुत ज़्यादा ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और जो जैसे कि जितना भी अगर हाइड्रोजन रिलीज हुआ उसको क्या करता है, फिर से ऑक्सीडाइज कर देता है, रिड्यूस कर देता है टू एनी नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड में बनाता है N2O, NO, NO2। बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व हाइड्रोजन। मैग्नीशियम और मैग्नीज जो होता है वो रिएक्शन करता है डाइल्यूट HNO3 के साथ। मतलब क्यों कि अगर HNO3 को हम डाइल्यूट कर दिए तो वो उतना ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं रहेगा, तब क्या कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकता है यहाँ पे। अब देखिए कि एक्टिविटी 3.1 में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल वाज फास्टेस्ट इन केस ऑफ मैग्नीशियम। जैसे कि मैग्नीशियम जो था रिएक्शन हुआ है और क्या हुआ है कि एक्सोथर्मिक होने के कारण बबल जो था हाइड्रोजन वो ख़त्म हो गया है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता तो वहाँ पे क्या होना चाहिए था, टेम्परेचर में चेंज आना चाहिए, तो टेम्परेचर भी चेंज नहीं हुआ, तो डायरेक्ट कह सकते हैं हम यहाँ से कि इसमें रिएक्शन हुआ ही नहीं था। अगला एक्वारेजिया क्या होता है। एक्वारेजिया इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 3:1। कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है एक्वारेजिया, और दोनों का मिक्सचर का रेशियो क्या होता है 3:1। अगर 1 ग्राम हम कंसनट्रेटेड क्या बोलते हैं नाइट्रिक एसिड लिए तो 3 ग्राम कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना पड़ेगा, तब उसका मिक्सचर जो रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्वारेजिया बोलेंगे। इट कैन डिजॉल्व गोल्ड इवन द नाइदर ऑफ दिस एसिड कैन डू सो अलोन। अब देखिए यहाँ पे एक्वारेजिया बनाने के पीछे रीज़न क्या था कि जो कोई भी एसिड होता है गोल्ड को डिजॉल्व नहीं कर पाता है, कितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, कितना भी कंसनट्रेटेड रहेगा, नहीं कर पाएगा, लेकिन एक्वारेजिया कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि ये 2 एसिड्स का मिक्सचर है और दोनों एसिड को मिक्सचर करने के बाद ये इसका पावर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो वो गोल्ड को भी ये कर देता है, डिजॉल्व कर लेता है। एक्वारेजिया इज़ हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड। ये हाईली कोरोसिव होता है, तो मतलब डिजॉल्व कर ले रहा है तो हाईली कोरोसिव होगा। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू रीएजेंट दैट इज़ एबल टू डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये मतलब बहुत कम ऐसे रीएजेंट होते हैं जो गोल्ड और प्लेटिनम को जला देते हैं, उसमें से एक है एक्वारेजिया। यहाँ तो समझ में आ गया एक्वारेजिया क्या है। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने, हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स सॉल्ट। दूसरे मेटल्स के जो सॉल्ट रहते हैं उनके साथ मेटल कैसे रिएक्शन करते हैं, तो ये देखते हैं। इसके लिए फिर एक्टिविटी करना पड़ेगा, कितना, एक्टिविटी 3.12। टेक अ क्लीन वायर ऑफ कॉपर, ठीक है, एंड एन आयरन नेल, पुट द कॉपर वायर इन सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट एंड द आयरन नेल इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टेकन इन टेस्ट ट्यूब। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन आफ्टर 20 मिनट। इन विच टेस्ट ट्यूब डिड यू फाइंड दैट रिएक्शन हैज़ ऑकर्ड। ठीक है, कौन से टेस्ट ट्यूब में आपको पता है कि रिएक्शन हुआ है। ऑन व्हाट बेसिस वुड यू on what basis can you say that reaction has actually taken place? Can you correlate your observation with activity 3.1, 3.9, 3.1 and 3.11? Write the balanced chemical equation of this reaction. Name the type of reaction. ये सब आपको करना है। Reactive metals can displace less reactive metals from their compound in solution or molten form. जैसे कि कोई भी मेटल जो होता है बहुत ज़्यादा ही रिएक्टिव होता है, ठीक है, और जो कोई मेटल होता है बहुत कम रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि जो रिएक्टिव मेटल होता है वो रिएक्टिव मेटल का, कम रिएक्टिव मेटल का जो कंपाउंड रहता है उसको हटा देता है, उसके साथ रिएक्शन कर लेता है। यहाँ पे अभी देखेंगे हम। तो सेटअप क्या था हमारा, ये था कॉर्क है, ये थ्रेड से हम बांध दिए हैं मेटल को, टेस्ट ट्यूब में डालें आयरन नेल को, और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यहाँ पे डाल दिए हैं, ठीक है। टेस्ट ट्यूब स्टैंड, कॉपर वायर, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। इसमें आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन डाले हैं, इसमें कॉपर सल्फेट का डाले हैं, इसमें आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन को डाले हैं। अब देखते हैं आगे हमको क्या हमको इसका ऑब्जर्वेशन देखते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे है, we have seen in previous sections that all metals are not equally reactive. We checked the reactivity of various metal with oxygen, water and acids. तो हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि सारे मेटल्स जो होते हैं इक्वली रिएक्शन नहीं करते हैं, और हमने क्या किया है कि इसका किसके साथ रिएक्शन चेक किया, ऑक्सीजन के साथ चेक किया, वाटर के साथ चेक किया और एसिड्स के साथ हम सारे मेटल्स का रिएक्शन को चेक करके रखे हैं। बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ दीज रिएजेंट्स, लेकिन क्या होता है कि सारे मेटल्स जो होते हैं ये रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करते। सो वी वे आर नॉट एबल टू पुट ऑल द मेटल सैंपल्स वी हैड कलेक्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो हम लोग इसीलिए हम क्या करते थे कि सारे जो मेटल्स होते थे उनको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनका रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम नहीं रख पाते थे। अब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टडीड इन चैप्टर 1 गेव बेटर एविडेंस अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। इट इज simple and easy. If metal displaces metal B from the solution, it is more reactive than B. देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े थे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है हम बता रहे हैं अभी। जैसे कि क्या होता था कि कोई भी सॉल्ट का सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्ट का सॉल्यूशन में क्या होता है, मेटल्स रहता है, और एक मेटल को ले लिए। तो हम क्या करते हैं कि एक मेटल को लेने के बाद एक मेटल सॉल्ट के दूसरे कोई दूसरा मेटल का जो सॉल्ट सॉल्यूशन उसके साथ हम रिएक्शन कराएं। अगर देखेंगे कि दोनों में कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो कह देंगे कि जो सॉल्ट सॉल्यूशन जो मेटल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, मेटल ए से। यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि मेटल ए है, एक मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन है मेटल बी का दी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देख रहे हैं जो मेटल ए है वो सॉल्ट सॉल्यूशन बना ले रहा है, ठीक है, और मेटल बी है अलग हो जा रहा है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ए ज़्यादा रिएक्टिव है, दोनों को डाला गया तो ये सॉल्यूशन इसके साथ इसको डिस्प्लेस कर दिया, बी को हटा दिया यहाँ पे, और ये खुद रिएक्शन कर लिया ये। तो मतलब हम कह सकते हैं ये दो मेटल के बीच में हम कंपैरिजन कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इस केस में मेटल ए ज़्यादा रिएक्टिव है मेटल बी से, ठीक है। मेटल देखिए, विच मेटल कॉपर और आयरन इज मोर रिएक्टिव अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी 3.1। ये दोनों में से कॉपर और आयरन में कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है। देखिए कॉपर है और यहाँ पे आयरन है, तो ये दोनों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है आप बता सकते हैं, ये डिजॉल्व किया होगा उसके हिसाब से। रिएक्टिविटी सीरीज को हम जानते हैं, पढ़ते हैं। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज कहने का मतलब क्या हुआ कि हम जितने भी मेटल्स होते हैं उनको रिएक्शन के हिसाब से अरेंज करते हैं, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, सबसे कम होते हैं, सबसे मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं, उसके हिसाब से हम लोग अरेंज करते हैं उसको। द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, मेटल्स का लिस्ट होता है। कैसे अरेंज किया और आता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिविटी, मतलब सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होता है उसको सबसे ऊपर रखा जाता है, और सबसे कम रिएक्टिव होता है उसको सबसे नीचे रखा जाता है। इस ऑर्डर में इस तरह से हम रिएक्शन करते हैं। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव वाला सबसे ऊपर, उससे कम वाला उससे नीचे, उससे कम वाला उससे नीचे, उससे कम वाला उससे नीचे, इस तरह से हम लोग अरेंज करते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग टेबल सीरीजेज आर नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज हैज़ बीन डेवलप्ड। तो रिएक्टिविटी सीरीज कैसे बना, देखिए हम बता रहे हैं कि हम लोग बहुत सारे रिएक्शंस को पढ़ चुके थे, अलग अलग तरीका अपना चुके, कंक्लूजन में नहीं पहुंच रहे थे कि कौन से मेटल्स को कहाँ पे रखा जाए, किस तरह से उसके रिएक्टिविटी के ऑर्डर पे हम कैसे रख सकते हैं। हमने वाटर के साथ रिएक्शन कराया, एसिड के साथ रिएक्शन कराया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, लेकिन क्या था कि कंक्लूजन में नहीं पहुंच पा रहे थे हम, क्योंकि कुछ मेटल थे ऑक्सीजन के साथ अच्छा रिएक्शन कर रहे थे, तो कुछ मेटल वाटर के साथ अच्छा रिएक्शन कर रहे थे, कुछ मेटल क्या कर रहे थे कि किसके साथ, इसके क्या था, एसिड के साथ अच्छा रिएक्शन कर रहे थे। हम तो अलग अलग चीज़ के साथ रिएक्शन करा रहे थे, लेकिन हमको क्या ढूंढना था, हमको कॉमन ढूंढना था। इन तीनों में सबसे बेस्ट जो रिएक्टिव होता है कौन सा मेटल है, ये ढूंढना था हमको। डिफ़िकल्ट हो रहा था, तो हमने क्या किया, स्टार्ट किया कंपेयर करना दो मेटल्स को। दो मेटल्स को कैसे कंपेयर किए भाई, एक मेटल को लिए और दूसरा मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिए, दोनों मेटल को रिएक्शन कराएं, देखें कि एगो पहला मेटल था वो सॉल्ट सॉल्यूशन वाले मेटल को डिस्प्लेस कर दिया और खुद उसके साथ रिएक्शन कर लिया, तो हम बोलते थे कि ये जो मेटल था पहला वाला वो ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर डिस्प्लेस नहीं कर पाया तो बोलते थे कि कम रिएक्टिव नहीं है उसके कंपेरिजन में। वही करके हम क्या बनाए हैं, रिएक्टिविटी सीरीज को बना दी। यहाँ पे देखिए
ये सब जितने सारे मेटल्स हैं ऊपर वाले मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। अब रिएक्टिविटी नीचे जाता है तो डिक्रीज होता है और सबसे लिस्ट रिएक्टिव होता है नीचे वाला। जैसे गोल्ड देखें हैं कि बहुत कम रिएक्शन करता है, मतलब ना के बराबर रिएक्शन करता है, बहुत तो करता ही नहीं है। ऑक्सीजन के साथ ना वाटर के साथ किया, ना एसिड के साथ, किसी के साथ नहीं किया, लेकिन एक बार रिजिया के साथ किया था। तो ये सबसे कम रिएक्टिव हुआ गोल्ड। तो सवाल पूछ देगा कि सबसे कम रिएक्टिव मेटल का नाम बताओ, तो आप गोल्ड बोल दीजिएगा तो बहुत ईजिली मार्क्स मिल जाएगा। अब देखिए चैप्टर पूरा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे जब मेटल्स किसके साथ रिएक्शन करते हैं, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। इसमें कुछ कुछ सवाल है, ये बहुत मतलब ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आप कर लीजिएगा खुद से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला सवाल क्या है कि सोडियम को हम लोग केरोसिन तेल में रखते हैं, क्यों रखते हैं। सोडियम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, ठीक है।